So today we are going to start a very important concept which is thermal properties of matter or we can say thermal physics. ठीक है, तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है मेरे पास थर्मल फिजिक्स। और इस थर्मल फिजिक्स के अंदर बेसिकली जो हमें डील करना होता है वो हमें हीट के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस थर्मल फिजिक्स के अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? हीट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब अगर मैं सबसे पहले अगर हम हीट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय द हीट। तो अगर मैं पूछूं कि मेरे पास हीट क्या होती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? व्हाट इज अ हीट? कैन आई से हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी और इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, हॉटनेस का या कोल्डनेस का। तो हमारे पास तो कोई भी मान लो कहीं पे भी हीट आ रही है, तो अगर कहीं से हीट निकल के जाती है तो हमें क्या लगता है? कोल्डनेस। लेकिन अगर कहीं पे हीट आ रही है तो वो क्या होता है? हीट हो जाता है। जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज की बॉडी में से जो फ्रिज जो अंदर है, तो उसमें से अगर जब हीट निकल जाती है, तो जब हीट निकल जाती है तो फ्रिज अंदर अंदर क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, राइट। और अगर मान लो हीट कहीं पे आएगी, अगर तो हीट कहीं पे आएगी तो वो क्या हो जाएगा? मेरे पास गर्म हो जाएगा, राइट, तो वो वार्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हीट की वजह से ही तो मेरे पास हॉटनेस और कोल्डनेस फील होता है, इजंट इट। अगर हीट हमारी बॉडी में आ जाएगी तो वो हॉटनेस हो जाएगा, और अगर हीट हमारी बॉडी से निकल जाएगी तो हमें कोल्डनेस फील हो जाएगा, इजंट इट। तो इट मीन्स आई कैन सिंपली से दैट तो व्हाट इज अ हीट? सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट मेरे पास एक एनर्जी की फॉर्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एज आई से, सो विच प्रोड्यूसेस, which produces the sensation of, which produces the sensation of hotness and coldness। तो जो हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन क्रिएट करे वो ही मेरे पास क्या कहलाती है? हीट। ओके, तो अगर किसी भी बॉडी में मान लो हीट अगर अंदर आ रही है, हीट किसी बॉडी में, तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगा? हॉटनेस, तो उसको गरम गरम फील होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी में से अगर हीट बाहर निकल रही है, अगर किसी बॉडी में से हीट बाहर जा रही है, तो उसको कैसा फील होगा? कोल्डनेस, राइट। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, सो ओके। अब देखो हमारे पास ना ये हीट को, हीट से रिलेटेड हमारे पास ना कुछ थ्योरीज है। तो बहुत सारी थ्योरीज आई हैं कि हीट होती क्या है, हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या आया? तो हीट के बाद सबसे पहले मेरे पास आई है कैलोरीफिक हीट थ्योरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक थ्योरी आ रही है जिसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट। तो ये जो कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट है, इसने बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया? कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट, तो ये पहली थ्योरी है हीट के रिगार्डिंग। तो देखो ये थ्योरी कहती है हमको कि हीट जो होती है वो एक तरह से वेटलेस होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, इट इज अ कंप्लीट ऑर्डरलेस, और ये इनविजिबल होती है। तो ये बात तो हमको पता ही है, ठीक है, क्योंकि हम इस टाइम में है तो हमको ये सब चीजें पता है। लेकिन उस टाइम पे ये सब बात बताना भी अपने आप में बड़ी बातें होती थी। तो हीट कभी हमें दिखती नहीं है, हीट का अपना कोई वेट नहीं होता है, हीट की कोई स्मेल नहीं होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? सो दिस इज कॉल्ड द कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट। ठीक है, सिंपल है। और जो हीट की जो यूनिट हम मेजर करके चलते हैं वो क्या होती है? कैलोरी के ऊपर लेते हैं, इजंट इट। तो कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि हीट मेरे पास क्या होती है? तो हीट इज अ, heat is an invisible, weightless and orderless fluid। तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन, तो फ्लूइड के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो फ्लूइड के नाम से ऐसा कोई नहीं समझेगा कि ये फ्लूइड का मतलब लिक्विड है। ठीक है, तो हम फ्लूइड डायनेमिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट। ओके, सो दिस इज द कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट, सिंपल। नाउ आफ्टर दैट देखो अब ये बात आई है कि देखो जैसे हम अपने हैंड को जब भी ऐसे रगड़ते हैं आपस में दोनों हैंड्स को,
तो जब भी हम दोनों हाथों को रगड़ते हैं इस तरीके से, तो हमने देखा है कि एक हीट प्रोड्यूस आती है, राइट, गरम गरम सा फील होता है। तो इससे पूछा गया कि ठीक है, तो जब हम हाथ रगड़ रहे हैं तो इसके क्या रीजन है। तो इस चीज को समझाने में कैलोरीफिक थ्योरी मतलब फेल्ड हो गई। कैलोरीफिक थ्योरी इस चीज को समझा ही नहीं पाई कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन की हेल्प से, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। भाई कोई कोई मशीन होती है तो मशीनों में फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से मशीन खराब हो जाती है, राइट, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो जब इसी थ्योरी से, कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट से जब पूछा गया, तो ये उस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अगर कोई भी फिनोमिना आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप फेल हो जाओगे। जैसे मान लो आप कॉलेज में जाओगे या स्कूल में कोई भी प्रेजेंटेशन आप देते हो, तो वहां पे जो टीचर्स का पैनल होता है, प्रोफेसर का पैनल जो होता है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके प्रोजेक्ट के बारे में, और अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बता पाए, तो उसका तो सीधा मीनिंग है ना कि आपने अपने आप नहीं किया ये प्रोजेक्ट, जरूर आपने कहीं ना कहीं से टेपा है या कहीं ना कहीं से कॉपी किया है। यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं। तो कॉलेजेस में क्या होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपने किस तरीके से किया, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तभी माना जाता है कि हाँ इट इज ऑथेंटिक प्रोजेक्ट जो आपने सच में किया है। ठीक है। तो जब जब ये इन्होंने थ्योरी दी तो इनसे पूछा गया कि हमारे पास ये कैसे प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन से हीट, तो ये उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आई कैन से दैट, तो इसका ड्रॉबैक क्या रहा है इस थ्योरी का। सो दिस थ्योरी failed to explain the production of heat। तो ये प्रोडक्शन ऑफ हीट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सो बाय द फ्रिक्शन। तो इसी चीज को हम, तो फाइनली फिर इस थ्योरी को कैसे रिप्लेस कर दिया गया, डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट के साथ। तो फाइनली अब मेरे पास ये से कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट को रिजेक्ट कर दिया गया, और फाइनली मेरे पास एक नई थ्योरी आई, और उस थ्योरी का क्या नाम था मेरे पास, इस थ्योरी नेम इज डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनामिक थ्योरी, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो मोशन में रहता है। और स्टैटिक का जस्ट अपोजिट, स्टैटिक मींस रुका हुआ, डायनामिक मींस मोशन में जो होता है। ठीक है। तो डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट की अब बात चलिए, तो देखो उन्होंने क्या बोला, मेरे पास जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, तो जैसे सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, वो सब के सब किसके बने होते हैं, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स के, राइट। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं मेरे पास, रैंडम मोशन में होते हैं, इजंट इट। तो मेरे पास बेसिकली जितने भी सॉलिड हैं, जितने भी लिक्विड हैं, बताओ इन सबके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बोला गया कि ये जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस, जैसे मैटर की तो प्रॉपर्टी भी यही है कि ऑल दी पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, तो वो रैंडम मोशन में रहते हैं। तो रैंडम मोशन में जब वो चल रहे होते हैं, तो ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी, और जब वो रैंडम मोशन में, तो उनके मोशन भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हुए उनके मोशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अगर मान लो अगर वो कोई भी गैस सीधी लाइन में चल रही है, स्ट्रेट चलती जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। अगर मान लो कोई भी गैसेस है जो कि वाइब्रेट कर रही है, वो आगे पीछे जा रही है, टू एंड फ्रो जा रही है, आगे पीछे, तो इस तरीके से क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन। और अगर मान लो कोई भी एक गैस है जो गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो अगर कोई भी गैस अपने एक्सिस के अराउंड अगर गोल गोल घूम पा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। सो इट मीन्स डायनेमिक थ्योरी की अगर बात की जाए, तो कहना इसे जितने भी मेरे पास सब्सटेंसेस हैं, ऑल सब्सटेंसेस, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। तो ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ आर मेड अप ऑफ द लाइक सॉलिड, और वी कैन से बेटर रहेगा कि मैं ये क्या बोलूं, कि जो मेरे पास ये जितने भी हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं मेरे पास, मॉलिक्यूल से। और यही मॉलिक्यूल्स मेरे पास क्या होते हैं आपस में, दे आर इन रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन में है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास कितने टाइप के वो मोशन हो सकते हैं, तो एज आई टोल्ड यू, पहला क्या हो सकता है मेरे पास, ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, यस, कैन आई से विच इज इन दी स्ट्रेट डायरेक्शन। तो ट्रांसलेटरी मोशन अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो मेरे पास कोई भी गैस है या कोई भी पार्टिकल है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। पहला है, फिर सेकंड है मेरे पास वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन का मतलब मेरे पास क्या होता है, जो कि टू एंड फ्रो मूव करता है, राइट। तो जो कि आगे और पीछे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। सो टू एंड फ्रो, तो टू एंड फ्रो मोशन जिसमें अभी हम देखेंगे वो होता है मेरे पास वाइब्रेटरी मोशन। एंड द थर्ड वन इज रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी के नाम से ही पता लग रहा है राइट, जो कि रोटेट हो रहा हो। तो रोटेटरी मोशन को हम बोल सकते हैं रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट एनी एक्सिस। तो रोटेटरी मोशन ज्यादातर होता है हाई टेम्परेचर्स पे। तो ये मेरे पास क्या है, व्हेन द पार्टिकल्स आर रोटेटिंग अराउंड एनी, जैसे देखो कोई भी एक फिक्स एक्सिस है, तो इसी के अराउंड तो कोई चीज गोल गोल घूम पाती है राइट, एक फिक्स एक्सिस से। तो दैट्स व्हाई वी कैन से व्हेन एनी पार्टिकल इज देयर इज अ रोटेशन, when any particle is moving or rotating around any fixed axis, तो rotation of the molecule. Okay, so finally we can see that here random motion means there are three type of motion here: translatory, vibratory or rotation. Okay, very simple it is. Okay, suppose if the particles like whenever we are giving the heat, तो पार्टिकल्स जो होगा वो क्या लगता है, वो तेज हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। जैसे मैंने बहुत बार एग्जांपल लेता हूँ मैं यूजुअली, जैसे मान लो गर्मियां होती हैं, और गर्मियों में मान लो अगर आप कभी भी अपनी जैसे आप रूफ पे चले गए, छत पे चले गए, ठीक है, तो बहुत बहुत गर्म होती है, तो आप काम धीरे धीरे करोगे जल्दी जल्दी करोगे, अगर बहुत गर्म सरफेस हो रखा है तो आप काम जल्दी जल्दी करोगे राइट, क्योंकि वो इतनी गर्म है कि वो आपको जला सकती है, एकदम हीट है ना बहुत तगड़ी वाली, तो इसलिए काम जल्दी जल्दी होता है। तो अगर मैं जब कभी भी बॉडी मतलब कभी भी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है तो वो ज्यादा फास्ट मूव करेंगे या स्लोली मूव करेंगे, ऑफ कोर्स तो उनकी जो मोशन होगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी। ओके, इजंट इट। तो अगर मैं उनके एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको किसी भी हीट की, देखो हीट एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी हमेशा किसके बराबर रहेगी, तो इट इज टोटल इक्वल टू दी, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया मेरे पास, और काइनेटिक एनर्जी, और हम क्या बोल सकते हैं, उसके अंदर कितनी टाइप की एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी भी हो सकती है। भाई अगर मेरे पास ये सारे मोशन है, तो इन मोशन की वजह से तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी राइट। तो इट मीन्स आई कैन सिंपली से दैट कि अगर मुझे हीट एक एनर्जी है, तो वो हीट जो एनर्जी है मेरे पास वो किसके बराबर होती होगी, तो मेरे पास वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी क्यों आती होगी, बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल, बिकॉज ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल, बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल, इजंट इट। तो वी कैन से दैट फाइनली विद दिस थ्योरी, तो एक लास्ट स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पे है। तो वी कैन से दैट जो मेरे पास फाइनली जो हीट होती है, तो हीट एक तरह से एनर्जी है राइट। तो जो हीट की एनर्जी होती है डेट इज कंप्लीटली इक्वल टू दी सम ऑफ टोटल एनर्जी, सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि मॉलिक्यूल किस तरीके से शो कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइक ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या फिर रोटेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन होने की वजह से उनके अंदर क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तीनों के अंदर। तो वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही किसके बराबर होगी मेरे पास, हीट के लिए। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पे हीट देख रहे हो, तो वो हीट क्या है एक्चुअली में, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वो किस किस चीज की काइनेटिक एनर्जी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास इस ट्रांसलेटरी मोशन की, वाइब्रेटरी मोशन की और रोटेटरी मोशन की। आई होप इट इज कम्प्लीटली क्लियर, बहुत सिंपल है ये। तो ये हमारे पास हुई दो थ्योरी विच इज क्वाइट important. So now we are going to study about the like heat usually flow from where to where. तो देखो, अब देखो जैसे मेरे पास टेम्परेचर है, मान लो कहीं पे भी अगर टेम्परेचर ज्यादा है और एक साइड टेम्परेचर कम है, तो ऑफ कोर्स ही बात है ना, हीट मेरे पास कहीं ना कहीं पे डिफरेंस होगा तभी तो मूव करेगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है राइट, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चलता है राइट पार्टिकल्स। तो उसी तरीके से जो हीट होती है, तो हीट भी इस तरीके से जाती है, अगर कहीं पे हाई टेम्परेचर है और कहीं पे लो टेम्परेचर है, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से कहाँ जाती है, लो टेम्परेचर पे। तो ये डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो मेरे पास अब जो हीट की फ्लो की बात करें, तो एनर्जी मूव्स, तो जो एनर्जी मूव्स का मतलब क्या है, एक तरह से एनर्जी किस तरीके से फ्लो कर रही है, एनर्जी का मतलब यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है हीट, हीट की फॉर्म में। तो हीट कब फ्लो करेगा मेरे पास, whenever there is a difference in the temperature। तो मेरे पास जहां पर भी
टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहीं पर ही मेरे पास क्या करेगा, ये एनर्जी मूव करेगी। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोला मान लो कि मेरे पास यहाँ पे लो टेम्परेचर है, और मान लो इस बॉक्स में मैंने क्या है, यहाँ पे मेरे पास हाई टेम्परेचर है, तो क्या लगता है हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, लेफ्ट से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड? क्या लगता है, वन और टू? इस साइड मेरे पास हाई टेम्परेचर है एंड ये लो टेम्परेचर ऑफ कोर्स, सो यस, तो मेरे पास क्या जाएगा, वो हाई से लो में जाएगा हीट जो है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड, इजंट इट? तो इसका मतलब जब भी मेरे पास टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो टेम्परेचर के डिफरेंस से मेरे पास जो हीट होती है वो फ्लो करती है। ओके, अच्छा, अब अगर बात की जाएगी देखो हीट की, तो मेरे पास एक होती है सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट में हमें क्या लेना पड़ता है इसका, सीजीएस का मतलब हम क्या लेते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये यूनिट है मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। तो सीजीएस यूनिट में हमें हीट को क्या बोलते हैं, रिमेंबर दैट, कैलोरी। तो जो सीजीएस यूनिट की जो इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है, सीजीएस का मतलब क्या है, अगर मैं लेंथ को सेंटीमीटर में लूं और मास को ग्राम में लूं और टाइम को सेकंड में लूं, तो उस टाइम इस सीजीएस यूनिट के अंदर जो मेरे पास यूनिट बनती है हीट की, तो डेट इज इक्वल टू कैलोरी। ठीक है, तो हीट कितनी रिक्वायर्ड है मेरे को फाइंड किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेज करने के लिए फॉर अ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी। अच्छा देखो, कभी कभी ना ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको 1 कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो वो किसके बराबर होगा। तो एग्जाम में एक चीज याद रखनी है हमेशा, तो अगर मैं 1 कैलोरी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो 1 कैलोरी इज ऑलवेज इक्वल टू 4.18 जूल, रिमेम्बर दैट। तो जो मेरे पास 1 कैलोरी होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। ओके, फाइन दैट। अच्छा, कभी कभी ना जैसे मैंने बताया कि हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि 1 कैलोरी को डिफाइन करो, तो देखो हीट को देने से मेरे पास बताओ, अगर किसी भी रूम के अंदर हीट आ रही है, तो बताओ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो मान लो, और वो जो है उसके अंदर एक सब्सटेंस रखा हुआ है, मान लो एक वाटर है, वो वाटर मेरे पास ये कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है, एक स्टैंडर्ड लेके करते हैं। तो 1 कैलोरी को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी मेरे को हीट चाहिए उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बनाने के लिए, जो कि 1 ग्राम रखा हुआ था। तो we can say that amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius for a 1 gram of water, या in 1 gram of water, so that is called 1 calorie। ये बस याद रखना है, सच इतना आएगा नहीं। ओके, तो ये तो हुआ मेरे पास तो जूल और कैलोरी में ये फर्क होता है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमारे पास जूल्स आया, जैसे हमने जूल्स का पढ़ रखा है, याद है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी था 10th क्लास के अंदर। तो अब जूल्स ने क्या बोला कि देखो, अगर मेरे पास कहीं पे भी वर्क डन हो रहा है, तो अगर मैं कहीं पे भी वर्क डन करता हूँ, तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो सकता है, हीट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं कभी भी कोई भी वर्क डन करना कहीं पे भी अगर मैं कोई काम करूंगा, जैसे एनर्जी, देखो वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी होता है, ये सबको पता है, राइट? तो जितना भी मेरे पास एनर्जी है, तो मैं उसे वर्क के अंदर यूटिलाइज करवा सकता हूँ, तो जितनी मैं एनर्जी लगाऊंगा उतना ही मेरा काम भी होगा। तो इसी तरीके से देखा गया कि हीट भी अपने आप में एक एनर्जी है, हीट हीट अपने आप में एक एनर्जी की फॉर्म है। तो ऐसा बोला गया, जूल्स ने बोला कि इसे जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। तो जूल्स ने बोला हमारे पास कि जो मेरे पास वर्क डन है, दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट, more is the work done, more is the heat. So we can simply say that the for a given amount of work done, so which is converting into the heat, so it is always equal to the same amount of heat produces. तो जो work done होता है, work done is always equal to heat transfer, so we can simply say that W is equal to JQ। अब ये J क्या है मेरे पास, that is a equivalent constant, तो ये मेरे पास क्या है, एक constant है। अच्छा, तो ये फाइनली क्या है मेरे पास, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया, W इज इक्वल टू जे क्यू। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे जूल्स इक्विवेलेंट का बताना, तो कैन आई से दैट जो जूल्स है मेरे पास, तो जूल का जो कांस्टेंट आया वो एक तरह से W बाई क्यू होगा, यस और नो? कैन आई से दैट, यस और नो? अच्छा, तो ये जो मेरे पास जूल आया है, तो अगर मान लो मुझे 1 जूल को डिफाइन करना हो, तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ, तो देखो जूल मेरे पास वर्क डन के बराबर हो जाएगा, राइट? कब? जब मेरा हीट क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी। तो आई कैन सिंपली से दैट व्हेन हीट इज इक्वल टू 1 कैलोरी, देन योर जूल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू द वर्क डन, इजंट इट? तो मेरे पास जे डब्ल्यू के बराबर कब माना जाएगा, जब मेरे पास हीट क्या हो जाएगा, 1।
तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर कि मेरे पास जो वर्क डन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट होता है, और हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जी, तो जब जे कांस्टेंट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। ओके, फाइन दैट। यहाँ तक आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना इस ये जो जूल मैंने बताया ये कांस्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट की तो वैल्यूज होती हैं अपने आप में। तो अगर मुझे कैलोरी में बताना हो तो जूल पर कैलोरी में, तो वो क्या होगा 4.186 जूल पर कैलोरी। ठीक है, क्यों भाई, वर्क डन किस में होता है, जूल में, और क्यू किस में होता है मेरे पास, कैलोरी में। तो वही तो लिखा, देखो ऊपर जूल है मतलब वर्क डन, और नीचे कैलोरी है। तो जे की वैल्यू क्या होती है, 1.186 जूल पर कैलोरी। आई होप कि मेरे पास ये जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हमारे पास आता है टेम्परेचर। तो अगर अब मैं टेम्परेचर की बात करूं तो हीट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करूं तो व्हाट इज टेम्परेचर, क्या होता होगा टेम्परेचर हमारे पास। ओके, तो कहना ही से दैट कि टेम्परेचर हमारे पास एक तरह से एक डिग्री है जो कि हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है। मान लो जैसे मेरी बॉडी का कोई टेम्परेचर है, राइट, ऑफ कोर्स। तो अब मानो 25 डिग्री है, तो वो जो 25 डिग्री पे मेरा बॉडी मेंटेन है, ठीक है, या 37 डिग्री पे मेरे पास मेंटेन है, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो टेम्परेचर ही तो है, इजंट इट। तो जो भी मेरे पास बॉडी की जो थर्मल स्टेट है, थर्मल स्टेट का मतलब मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हीट है, तभी तो मेरे पास वो टेम्परेचर फिक्स हो रखा है। तो मेरी बॉडी की जो हीट है वही मेरा टेम्परेचर भी डिसाइड कर रही है। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो वी कैन से दैट इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, सिंपल। सो द डिग्री ऑफ कि कितने ज्यादा हीट होगी तो ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, कम हीट होगी तो कम टेम्परेचर हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, तो इसी चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर। ओके, अब देखो, अब टेम्परेचर जो होता है बेसिकली किसी बॉडी का, वो एक एक्चुअली में मेजर क्या करता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे कोई भी बॉडी है तो उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत सारी, राइट। काइनेटिक एनर्जी मतलब बहुत सारे मोशन के, जैसे ट्रांसलेटरी हो गया, रोटेटरी हो गया, राइट। तो अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। तो अगर ये अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं तो वही जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो वही मेरे पास क्या डिसाइड करती है, उसका टेम्परेचर। ठीक है। तो देखो अब हमने दो चीजें पढ़ी हैं, कि एक मेरे पास टेम्परेचर है और एक मेरे पास हीट है। तो अभी जैसे मैंने क्या बोला कि अगर जैसे मान लो पार्टिकल्स है, एक बॉडी में पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स से तो बहुत सारे मोशन होते हैं। ठीक है। तो अगर उन, तो वो एक तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे रहे होंगे, राइट, अलग अलग मोशन की वजह से। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बोलूँ कि वो इंक्रीज होगी उनकी, अगर पार्टिकल्स बहुत तेजी से चलने लग गए, बहुत तेजी से उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो ऑफ कोर्स सी बात है टेम्परेचर भी मेरा इंक्रीज कर जाएगा उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए। ठीक है। तो मोर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, ये बताया ना मैंने, पार्टिकल्स के पास अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, रिमेंबर दैट। तो वो कौन कौन से मोशन मैंने बताए थे, तो मैंने बताया ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। तो अगर वो वाली काइनेटिक एनर्जी मेरे पास बढ़ जाएगी तो भाई टेम्परेचर भी निश्चिंत ही मेरे पास बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो अब हमने दो चीजें बेसिकली यहाँ पे देखी हैं, एक मैंने देखा हीट के बारे में और एक मैंने देखा टेम्परेचर के बारे में। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर डिफरेंस बताना हो कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है, तो हम क्या बोल पाएंगे। देखो, हीट कब प्रोड्यूस होती है, whenever there is a like हीट जो होती है एक तरह से ये सेंसेशन होती है हॉटनेस और कोल्डनेस का। लेकिन टेम्परेचर क्या है, वो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस का। तो हीट सेंस होती है, लेकिन टेम्परेचर उसकी डिग्री बताता है कि कितना है राइट नाउ। तो डिग्री और सेंसेशन में फर्क होता है। ठीक है। तो हीट जो होगी वो एक तरह से क्या है, वो सेंसेशन है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो वो डिग्री है। डिग्री वो भी किस चीज की, हॉटनेस और कोल्डनेस की। ऐसी ये भी क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन है, राइट। अच्छा देखो, हीट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट आएगी, ऑफ कोर्स। देखो जो हीट होता है ना, हीट के होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्या नहीं से हीट इज अ कॉज, तो हीट एक कॉज है और उस कॉज की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर मेरे पास एक इफेक्ट है। ठीक है भाई। तो हीट इज अ कॉज, जब भी हम हीट कहीं पे सप्लाई करते हैं और उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर इज एन इफेक्ट। ओके। तो अगर मैं बात करूं जो हीट है, तो हीट मेरे पास क्या बताता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है। लेकिन टेम्परेचर क्यों होता है, टेम्परेचर मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है।
तो अगर मैं हीट की बात करता हूँ तो रिमेंबर दैट जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जितने ही मॉलिक्यूल्स के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे पास हीट की वो तो heat can be raised or heat actually represent the total kinetic energy, but if I talk about the temperature, so it represent the average kinetic energy. तो ये मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बताता है जो पार्टिकल के मोशन की वजह से होता है, राइट। अच्छा, तो इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं हीट को? तो हीट को हम मेजर करते हैं, राइट, कैलोरी के अंदर, जूल के अंदर, किलो जूल के अंदर, राइट, किलो कैलोरी के अंदर। लेकिन इसे सिर्फ हम किस में करते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट के अंदर या फिर केल्विन के अंदर, राइट। तो ये ऐसा यूनिट क्या हुई हीट की, कैलोरी या किलो कैलोरी, लेकिन टेम्परेचर की क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर ये मेरे पास जाएगा केल्विन के अंदर। ओके, इज दैट क्लियर? देखो, जो हीट होती है, तो अगर मेरे पास हीट होती है, जैसे कि मैंने क्या बताया, हीट मेरे पास क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, राइट। लेकिन टेम्परेचर तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्या टेम्परेचर भी कहीं पे जाता है? नहीं, बल्कि टेम्परेचर तो डिसाइड करता है ना हीट कहां से कहां जाएगी। तो एक्चुअली में हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है या टेम्परेचर हीट के ऊपर डिपेंड है? तो हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि वो कहां जाएगी। अगर कहीं पे दो रूम है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हीट फ्लो कर जाएगी हाई से लो। अब इसका मतलब टेम्परेचर ने डिसाइड किया कि हीट कहां से कहां जाएगी, और हीट किस पे डिपेंड थी, टेम्परेचर पे। तो ये भी तो डिफरेंस हुआ। तो फ्लो होने के लिए हीट को टेम्परेचर पे डिफरेंट रहना पड़ता है। तो हीट तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है, और वो क्यों जाती है, क्योंकि वहां पे तो टेम्परेचर डिसाइड करता है ये चीज। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया। तो ये थे मेरे पास कुछ हीट और टेम्परेचर के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। तो ये मेरे पास एक बेसिक डिफरेंस था किस किस चीज के बीच में, तो हीट और टेम्परेचर के बीच में। तो हीट एक सेंसेशन होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की, बल्कि टेम्परेचर एक डिग्री होता है। हीट एक कॉज होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो इफेक्ट हो गया। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, पार्टिकल्स के जितने ही मोशन होते हैं। और इसको किस में मेजर करते हैं, कैलोरी और किलो कैलोरी के अंदर, जूल के अंदर भी कर सकते हैं। और इसको टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? तो ये मेरे पास क्या है, हीट के बारे में, और ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। ओके, ओके, yes. So finally we have discussed about the heat and temperature. Now we are going to discuss about the thermometer. तो थर्मोमीटर हम सब जानते हैं कि थर्मो, जैसे मान लो थर्मोमीटर हमेशा क्या मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आती है, मेरे पास आती है ये थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, देखो ये कोई सा भी ऐसा डिवाइस जो कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मेजर करता है, तो उसे हम थर्मोमीटर बोलते हैं, राइट। और तो ये थर्मोमीटर जो जिसपे काम करता है, तो एक ऐसी ब्रांच जो कि किससे डील करती है, टेम्परेचर के मेजरमेंट से, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या चीज मेजर करते हैं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर। सो दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। So what is the meaning of thermometry? So yes, I can simply say that like a branch of physics that deals with the, तो ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो किससे डील करती है, डेट डील्स विद, that deals with the measurement of temperature, जो टेम्परेचर को मेजर करवाए, थर्मोमेट्री। और ये हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, ऑफ कोर्स थर्मोमीटर, ये तो हर कोई जानता है, थर्मोमीटर की हेल्प से हम ये कर पाते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास बहुत सारे टाइप के स्केल्स होते हैं। एक सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ठीक है। एक मेरे पास र्यूमर स्केल भी होता है, र्यूमर। और एक होता है मेरे पास केल्विन स्केल। तो अब ना इनका एक फॉर्मूला है, अब आपस में इनका एक रिलेशन होता है, ठीक है। देखो हर किसी का अपना एक आइस पॉइंट होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और हर किसी का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो मतलब स्टीम पॉइंट, ठीक है। तो अब उनके बीच में जो गैप है ना, उस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। देखो जो सेल्सियस स्केल होता है, तो सेल्सियस नेगेटिव के अंदर चले जाता है, राइट, -273 से लेके आगे पॉजिटिव कितना भी चले जाता है।
तो हमारे यहाँ पे सेल्सियस की अगर बात करें तो माइनस में भी जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं केल्विन की, तो केल्विन तो स्टार्ट ही जीरो से होता है, राइट? उस केल्विन के अंदर कोई चीज नेगेटिव थोड़ी होती है, तो उसमें तो सिर्फ स्टार्ट ही मेरे पास कहाँ से होता है, जीरो से। और इस तभी तो हमारे पास जब हमारे पास 100 डिग्री आता है, तो 100 डिग्री के बाद ही उसका कितना बन जाता है, 373। और हमारा 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है उनका, 273 केल्विन के, इजंट इट? तो इस अकॉर्डिंग डिफरेंस तो है। जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो फ़ारेनहाइट में वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। और जब हमारा आइस आइस का पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस का, तो फ़ारेनहाइट में वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब कुछ तो है इसके अंदर रिलेशन, राइट? कि जैसे हमारे यहाँ पे अगर मान लो 1 बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे 1.8 बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का अलग अलग रिलेशन है ये। तो हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब उसका रिलेशन क्या है? तो देखो, अब टेम्परेचर को मैं कैसे मेजर करते हैं, जैसे मैंने बताया, हमारे पास क्या है, एक सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है? तो मेरे पास सेल्सियस का स्केल भी होता है, सेल्सियस स्केल। मेरे पास फ़ारेनहाइट का स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल। इसी तरीके से मेरे पास एक र्यूमर का होता है, र्यूमर स्केल। और इसी तरीके से मेरे पास एक होता है केल्विन स्केल, ठीक है? तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये मेरे पास 4 टाइप के स्केल्स होते हैं, ठीक है भाई? तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन करता हूँ, तो अगर मैं टेम्परेचर लेता हूँ सेल्सियस में, ठीक है? तो सेल्सियस के अंदर ले रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, देखो, अब अगर मैं सेल्सियस में जितना ही मुझे निकालना है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है? तो हमारा देखो आइस पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0। अच्छा, और डिफरेंस कितना है बॉइलिंग और उसके बीच में, मतलब बॉइलिंग और मेल्टिंग के बीच में? तो हमारा बॉइलिंग है 100, और वो है मेरा 0, जो फ्रीजिंग है, इज इक्वल टू, अब ऐसे ही रखना है आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। तो हमारा फ्रीजिंग कितना होता है फ़ारेनहाइट के अंदर? तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे फ्रीजिंग 0 रखा, ऐसे ही फ़ारेनहाइट के अंदर फ्रीजिंग होता है 32, ठीक है? और डिफरेंस कितना है? देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 पे, और इसका जो फ्रीजिंग होता है वो होता है 32, इज इक्वल टू, ऐसी र्यूमर के अंदर क्या होता है? तो अगर आपको र्यूमर के अंदर निकालना है, तो वो होता है TR, इसका भी क्या होता है, 0 फ्रीजिंग। और इसका जो बॉइलिंग होता है वो होता है 80 पर, और वो क्या होता है मेरे पास, 0 पे, ठीक है? तो ये र्यूमर स्केल का हुआ। अच्छा, ये 0 डिग्री है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको निकालना हो केल्विन के अंदर, तो देखो केल्विन में निकालना है, तो केल्विन का मेरे को जरा बात बताओ, ये फ्रीजिंग कब होता है? तो फ्रीजिंग होता है 273 पे, राइट? 273.5, पता है ना भाई ये? और नीचे क्या हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग कब होता है? 373, वाटर की लेके चल रहे हैं हम, 373। और फ्रीजिंग कब होगा? 273। तो ये करते हुए, तो मैंने क्या करा, ये वो टेम्परेचर जो निकालना होता है हमेशा, देखो सबका, जिसमें आपको निकालना है, फिर माइनस क्या करा है मैंने, वो फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब फ्रीजिंग पॉइंट है इसके, और फिर बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, तो ये बॉइलिंग, ये फ्रीजिंग, ये बॉइलिंग, ये फ्रीजिंग, ये बॉइलिंग, ये फ्रीजिंग। तो हमने ये नोट किया है। तो इसी को करते हुए हमारे पास एक रिलेशन बनकर आया, TC-0, या TC-0 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, -0 क्या लिखेंगे, -0 को? तो -0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो TC लिखते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना? माइनस क्या लिखना है? तो TC/100 इज इक्वल टू TF-32 देखो 200 में से 32 चला गया तो कितना बचेगा, 180, इज इक्वल टू TR-0, तो 0 क्या लिखना है, TR लिखेंगे डायरेक्टली, TR/80 र्यूमर स्केल। और ये हो जाएगा मेरे पास TK, मतलब केल्विन, -273.15/100। तो दिस इज माय रिलेशन फॉर फाइंडिंग द टेम्परेचर। तो अगर आपको कोई सा भी कहीं पे भी टेम्परेचर निकालना है, तो आप सिंपल लगाओगे ये वाली इक्वेशंस, और इस इक्वेशंस के तहत हम कोई सा भी टेम्परेचर अगर हमें दिया हो, और किसी दूसरे स्केल के लिए अगर मुझे निकालना हो, तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ वो टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? बहुत सिंपल सी चीज है, और कुछ है ही नहीं। तो मान लो अगर हमसे बोला जा रहा है कि सपोज करो, हाँ, तो देखो भाई, अगर मेरे को मान लो कि फ़ारेनहाइट का दे रखा है, और या मान लो आपको बोलता है कि बताओ वो कौन सा टेम्परेचर है
जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड कर जाएंगे। तो अगर ये हमसे बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कोइंसाइड कर जाएंगे, तो देखते हैं ऐसा कोई पॉइंट है भी या नहीं। तो जहां पे फ़ारेनहाइट और ये कंबाइन कर जाएंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो देखो, मान लो मेरे पास ये सेल्सियस स्केल है और मान लो जहाँ पे फ़ारेनहाइट है, तो वहां पे इन्होंने एक सेम वैल्यू शो करी। तो मैं उसको एक टेम्परेचर मान लेता हूँ, मान लो वो मेरे पास कितना है, टी है मान लो। सिर्फ एक ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वो कोइंसाइड कर गए। तो रिलेशन क्या है टीसी और एफ के बीच में, देखो ये रहा टीसी और ये रहा एफ। तो ये दो है ना मेरे पास। तो मैं लिखूंगा क्या, टीसी टीसी अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास टी एफ माइनस का 32 अपॉन में 100, राइट। सॉरी 180, यही तो लिखूंगा। अच्छा, अब उस टेम्परेचर को मैंने क्या माना है जहां पे कंबाइन कर गए, वो टी माना है। तो मैं इसको भी लिखूंगा टी अपॉन 100, और मैं इसको भी लिखूंगा टी माइनस 32 अपॉन 180, राइट, इजंट इट। तो मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी, ये 180 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 180 टी, और ये हो जाएगा मेरे पास 100 टी माइनस का 32 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3200, इजंट इट। 100 को मैं इधर लेकर आऊंगा, 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा मेरे पास, 80 टी इज इक्वल टू माइनस का 3200। तो टेम्परेचर कितना आएगा वो मेरे पास, मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 40, राइट। तो इसका मतलब माइनस का 40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर मेरे पास क्या हो जाएगा, वो रीडिंग जो है वो बिल्कुल सेम आएंगे, कौन साइड आएंगे। इसका मतलब -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है मेरे पास, सेम आइडेंटिकल टेम्परेचर है, सेम डिट्टो टेम्परेचर है। तो चाहे -40 डिग्री सेल्सियस बोलो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, वो मेरे पास सेम ही चीज है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का स्केल जो है वहां पे सेम रीडिंग शो करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और हमें एक से दूसरे में कभी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो -40 आ गया, सिंपल, -40 पे दोनों सेम ही होंगे। लेकिन मान लो अगर अब मेरे को एक क्वेश्चन ऐसा दिया जा रहा है कि आपका एक थर्मोमीटर है। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे इक्वेशन में डाल के कि बताओ सेल्सियस में इतना, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, निकल के आ जाएगा। लेकिन अब मान लो थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं कि मान लो मेरे पास एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, एक थोड़ा खराब थर्मोमीटर है। तो वो 5 डिग्री सेल्सियस को तो ले रहा है एज अ मेल्टिंग पॉइंट, मतलब खराब है ना, तो जीरो की बजाय वो क्या ले रहा है, तो वो 5 डिग्री पे दिखा रहा है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास। और वो 99 डिग्री को दिखा रहा है अपना बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास ये दो टाइप के हैं, एक 5 डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग दिखा रहा है, 99 पे दिखा रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ये कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट 5 पे है, बॉइलिंग पॉइंट 99 डिग्री सेल्सियस पे है। तो कह रहा है कि अब आपको करेक्ट टेम्परेचर निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो और वो भी कब, व्हेन दिस फॉल्टी मीटर रीच दी 52 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये जो खराब थर्मोमीटर है जब 52 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो बताओ 52 डिग्री सेल्सियस पे वो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर दिखाएगा। तो एक तो थर्मोमीटर मेरा खराब है, मेल्टिंग पर वो 5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट 99 डिग्री सेल्सियस पे दिखा रहा है। तो बताओ 52 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में वो कितना दिखाएगा। अब देखो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, याद आया। तो मैंने आपको एक इक्वेशन क्या बताई थी कि देखो हमारे पास इक्वेशन ये होती है टीसी, राइट। तो टीसी माइनस, मैंने क्या बोला था कि हम जीरो लेते हैं क्योंकि फ्रीजिंग जीरो होता है। लेकिन अब मेरे पास फ्रीजिंग कितना दिया है, मतलब वही मेल्टिंग कितना दिया है, 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब मैं लिखूंगा 5, याद है ना ऊपर इक्वेशन जो बताई थी। अच्छा, और 99 पे बॉइलिंग दिखा रहा है, तो मैंने बताया था बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग। तो अगर 99 पे अगर बॉइलिंग दिखा रहा है माइनस और 5 पे मेरे पास मेल्टिंग दिखा रहा है, तो ये मेरे पास रिलेशन बना इस बार, ठीक है। अच्छा, फ़ारेनहाइट स्केल तो पूरा ही ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल अगर मेरा पूरा ठीक है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस 32, और ये हो जाएगा अपने आप में 180, राइट। तो अब अगर मैं इसको करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास। अब सबसे पहले उसने क्या बोला है कि जब 52 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसका मतलब अब टीसी की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 52 डिग्री सेल्सियस रखूंगा, राइट। तो तभी तो टीएफ बताना है, टीएफ बताना है जब टीसी कितना हो 52 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं टीसी की जगह पे रखूंगा 52, तभी तो निकल के आएगा -5 डिवाइड, अच्छा 99 -5 कितना हो जाएगा मेरे पास 94, और टीएफ माइनस का, अब तो निकल ही जाएगा, एम आई राइट, सिंपल है।
तो मेरे पास 52 माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 47, 47 अपॉन में 94, तो ये तो कट ही जाएगा बिल्कुल। और ये तो मेरे पास 47 है और ये मेरे पास 94 है, तो ये मेरे पास कट जाएगा राइट, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 है, तो अब ये 18 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा राइट। तो 18 अपॉन में 2 f माइनस 32, तो मेरा जो TF आएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, यस। तो अच्छा ये 180 है ना, सॉरी 180 था ना, ये मैंने 18 कर दिया था, सॉरी। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 इज इक्वल टू 180 अपॉन टू 90 होता है ना, और ये f माइनस 32, तो ये प्लस में आ जाएगा था 32, और इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो 90 और 32 कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास 122 फ़ारेनहाइट, इजंट इट। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ थिंग। आपको बस रिलेशन याद रखना है कि टीसी माइनस क्या होता है मेरे पास, मेल्टिंग अपॉन में बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग, सिंपल। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। तो इस टाइप से हम काफी सारे ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मान लो अगर आपको अब ऐसा दे रखा है कि एक ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर देखा गया फ़ारेनहाइट में, वो कितना है मेरे पास 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर मान लो वो क्वेश्चन बोले कि आपको सेल्सियस में निकालना है और आपको एब्सोल्यूट स्केल में निकालना है। देखो एब्सोल्यूट स्केल का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना केल्विन में। तो अगर वो आपसे कहीं भी बोले कि आपको एब्सोल्यूट स्केल में निकालना है, तो रिमेंबर दैट इट मींस दे आर आस्किंग फॉर फाइंडिंग इट इनटू द केल्विन स्केल। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो अब जो रिलेशन मैंने बताया था, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग कहना ही से दैट कि टीसी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 5/9। देखो जो मैंने ऊपर रिलेशन बनाया उससे ये तो रिलेशन आएगा, 5/9 f माइनस का 32, ठीक है। तो उससे मेरा ये रिलेशन आ जाएगा। तो देखो अब 5/9 काट पीट के जो मेरे पास आता है ना, वो यही आता है। तो 5/9 क्योंकि 100 हो गया और 180 हो गया, तो काट के 5/9 हो जाएगा। तो मेरे पास ये फ़ारेनहाइट में कितना दे रखा है अब आपको, 98.4 माइनस का 32, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5/9, 98.4 में से 32 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 66.4 हो जाएगा राइट। तो मेरे पास क्या बचेगा ये, तो टीसी में ही तो निकालना था, तो टीसी में ये मेरा आ जाएगा, मतलब 66 से ये 9 है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड ये मेरे पास 36 समथिंग आ जाना चाहिए राइट। तो 36 समथिंग मेरे पास ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब एब्सोल्यूट स्केल की बात कर रहा था, एब्सोल्यूट स्केल की बात कर रहा था, इसका मतलब क्या होता है केल्विन में। अब केल्विन में और इसमें क्या रिलेशन होता है, तो ये तो पता ही है, 9th क्लास में ही पढ़ा था अगर वैसे देखे तो। अगर आपको टीसी पता है तो बस क्या ऐड कर दो उसके अंदर, 273.15 ऐड कर दो, तो बस ये मेरा कितना आ जाएगा, तो 36 ये आया और 2273 आया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 310। एक सेकेंड, 36 और 273, तो अगर ये मान लो कुछ निकल के आया तो ये अराउंड 309 के अराउंड आ जाएगा राइट। तो 309 समथिंग केल्विन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये पॉइंट में कुछ हुआ तो ये 15 और ये ऐड अगर हो जाता है तो ये 310 भी बन सकता है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं, इजंट इट। तो बहुत सिंपल है, रिलेशन अगर हमें पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो आई होप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है वो पोर्शन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि इस पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन नीट और जेईई मेन और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है मेरे पास हीट को लेके। तो अब हम पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ूंगा यहाँ पे, तो देखो स्पेसिफिक हीट मेरे पास क्या होता है। जैसे मान लो आपका कोई भी एक मास है, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को मान लो अगर आपने हीट प्रोवाइड करी, तो अगर आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो बताओ हीट प्रोवाइड करने से उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, भाई बिल्कुल बढ़ना चाहिए राइट। हाँ, तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में अगर मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ना ही चाहिए। तो अब ये तो इस स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है कि 1 डिग्री सिर्फ, मान लो अगर वो पहले से 25 डिग्री सेल्सियस था और अब वो कितना हो गया हीट देने से 26, तो बस वहीं रुक जाओ।
तो 25 से 26 करने में, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने में आपने उसको कितनी हीट दी, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ओके, तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसे कितनी हीट प्रोवाइड करी है, तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक। और ये नेचर टू नेचर अलग होता है, किसी मटेरियल के लिए ज्यादा होता है, किसी मटेरियल के लिए कम होता है, कोई ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, कोई बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हर किसी का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हर किसी की हीट भी क्या आती है, अलग अलग आती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा स्पेसिफिक हीट की, सो वी कैन से लाइक द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to raise the temperature, to raise the temperature of, अच्छा, और जो हमने मास लिया था ध्यान रखना है, वो भी मेरे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब वो भी 1 kg होना चाहिए। तो रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास का मतलब हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड के लिए 1 kg के लिए ऑफ द सब्सटेंस। तो हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 kg के सब्सटेंस में कितनी हीट गई है, उसी चीज को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और ये नेचर टू नेचर अलग होता है, राइट। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, तो जो ये स्पेसिफिक हीट है सी, तो आपने कितनी हीट उसे दी, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब बहुत स्मॉल हीट हो सकता है, और ये उसका मास है। और डेल्टा टी का मतलब, कि डेल्टा टी का मतलब है कितना टेम्परेचर था, कितना हो गया। जैसे मान लो मैंने अभी बताया ना एग्जांपल, 26 था, आई मीन 25 था, 25 से 26 कर दिया, तो ये तभी तो एक आएगा। तो डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अब कितना टेम्परेचर कर दिया उसे डेल्टा टी बोलते हैं। तो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है, एम का मतलब मास, सी का मतलब स्पेसिफिक हीट, क्यू का मतलब हीट दी हमने, टी का मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो आई होप कि ये मेरे समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो इसकी भी यूनिट होगी, देखो ऊपर क्या हीट है, तो ऑब्वियसली बात है कैलोरी, नीचे क्या है, मास है, तो इसे केजी में लो या ग्राम में लो, तो नीचे हो जाएगा ग्राम। और टेम्परेचर किस में लेते हैं, सेल्सियस में। ठीक है, केजी में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप केजी में लोगे तो फिर ऊपर हीट को किस में लेना पड़ेगा आपको, जूल में। तो अगर आप उसे केजी में लेना चाहते हो तो ऊपर लिखना पड़ेगा जूल, फिर ये हो जाएगा केजी, और फिर हो जाएगा ये केल्विन। ठीक है, तो ये अलग अलग सिस्टम है यूनिट के भी। तो अगर अब मुझे इसी से हीट के लिए फॉर्मूला निकालना है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में ही स्पेसिफिक हीट दी जा रही है, कह रहा है बताओ कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, तो हीट का फॉर्मूला भी तो निकल जाएगा इससे। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, एम डेल्टा टी को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। तो इसका मतलब हीट निकल के आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, केमिस्ट्री में भी जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो सी की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं, एस, एम एस डेल्टा टी। तो एम एस डेल्टा टी बोलो या फिर एम सी डेल्टा टी बोलो, वो एक ही बात है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो ये स्पेसिफिक हीट मैंने पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड मास के लिए लिया है ना, तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर इसी चीज को तुम अब किसी मास के लिए ना लेके एक नंबर ऑफ मोल्स के लिए ले लो, मोल कौन सा पढ़ा है ना हमने, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है हमारे पास, एक मोल। तो अगर अब मैं ऐसे बोलूं कि बताओ कितनी हीट रिक्वायर्ड है एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सब्सटेंस मास की बात नहीं कर रहे अब हम, एक मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करें हम, कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए बताओ कितना चाहिए होगा, तो तब वो क्या बन जाएगा मेरे पास, फिर हम उसे बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। अभी ये क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट है सिर्फ, फिर वो बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर के लिए मुझे मास लेना चाहिए या नंबर ऑफ मोल लेना चाहिए, मोल से पता लग रहा है मोलर। तो अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करता हूं, तो ये मेरे पास क्या है, सेम वही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। तो हमें टेम्परेचर को रेज करना है कहां से कहां तक, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस से, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय दी 1 डिग्री। तो यहाँ पे बस इस चीज का ध्यान रखना है, मेरे पास 1 मोल है, तो बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री को करवाना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं सी मेरे पास है, डेल्टा क्यू वही रहेगा। अच्छा, मास की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बस मास की जगह पे आप लिखना है एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोल।
और ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा टी, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में N डेल्टा टी, राइट। तो ये मेरे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट कि जब मेरे पास डेल्टा क्यू आएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NC डेल्टा टी। तो ये मेरे पास देखो, ये पहले क्या था, मेरे पास M था तो वो स्पेसिफिक हीट था। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल है एक एक मोल के लिए, तो वो हो जाएगा मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। सिंपल है, राइट। बहुत सिंपल सी चीज है हमारे पास। तो इसी तरीके से हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये दो चीजें बहुत सिंपल तरीके से क्लियर होंगी। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो आई मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी भी हमने पढ़ा है। तो अब जैसे मान लो ये तो हम हीट देख रहे हैं कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 डिग्री देने के लिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है जब हम किसी को हीट दे रहे होते हैं ना तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो स्टेट चेंज करने के लिए हमें अलग से एक एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। तो अगर हमें किसी की स्टेट चेंज कर रहे हैं तो कभी भी किसी की अगर स्टेट चेंज होती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो जब भी मान लो कोई भी सॉलिड है आपके पास, सॉलिड से क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया। या मान लो आपके पास लिक्विड है, वो लिक्विड से गैस बन गया। तो जब भी हमारे पास स्टेट चेंज होती है ना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। तो कैन वी से दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस। हमें स्टैंडर्ड लेना पड़ता है क्योंकि एक यूनिट मास का, मान लो कोई भी 1 kg है 1 ग्राम है तो हमें स्टैंडर्ड लेना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये सब काम आपको कब करवाना है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे करवाना है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास लेटेंट हीट क्या होती है, तो ये एक्चुअली 9th क्लास में भी यूजुअली लोग पढ़ते हैं। तो सो अगर मैं लेटेंट हीट की बात करता हूँ तो ये सिंपली कब होता है, तो व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड या फिर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, तो इट एब्जॉर्ब हीट। तो जो स्टेट को चेंज करे उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो वी कैन से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब तक जो हमने देखो हीट, जब तक जो हमने हीट पढ़ा है अमाउंट, वो हमेशा टेम्परेचर को रेज कर रहा था बाय 1 डिग्री। तो ऐसे ही बहुत सारे को बढ़ाना हो तो हीट बढ़ती चली जाएगी। मान लो आपको एक नहीं, आपको 50 डिग्री बढ़ाना है, तो हीट भी तो फिर बहुत ज्यादा लगेगी। तो हम तो स्टैंडर्ड की बात करते हैं हमेशा 1 की। जो जितना 1 के लग रहा होगा उतना ही सबके लिए लग रहा होगा, जितना भी तुम्हें बढ़ाना है। अब हमें करना है स्टेट चेंज के लिए, तो स्टेट चेंज के लिए हमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल है, इसको एकदम क्लियर करके चलना होता है। तो चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रिमेंबर कंडीशन हमें फिक्स रखनी होती है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात यहाँ पे की जाती है। So this is called latent heat of substances. ओके। तो लेटेंट हीट मेरे पास क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंसेस। तो मेरे पास जो Q होता है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, वो लेटेंट हीट की वैल्यू और वो मास। तो आपने मास कितना लिया और उस लेटेंट हीट की वैल्यू क्या है, तो इतनी हीट मेरे को चाहिए होती है, ठीक है। तो ये मेरे, तो लेटेंट हीट अगर मुझे निकालना हो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो Q अपॉन एम। तो लेटेंट हीट जो मेरे पास है, कितना मास के लिए बात कर रहे हैं और कितनी हीट दी, तो ये मेरे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ। तो अगर हमें लेटेंट हीट की एसआई यूनिट निकालने, तो देखो Q ऊपर है एम नीचे है, तो या तो हम बोलेंगे जूल पर केजी, और नहीं तो अगर आपको कैलोरी में बताना है तो हम क्या बोलेंगे, कैलोरी पर ग्राम, राइट। तो जूल के लिए केजी लिया जाता है और कैलोरी के लिए ग्राम लिया जाता है। तो देखो अब ये फ्यूजन कितने टाइप का हो सकता है। तो देखो ये फ्यूजन मेरे, आई मीन जो लेटेंट हीट है, ये लेटेंट हीट कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। एक है मेरे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो एल की वैल्यू आपको उसी टाइम क्वेश्चन में ही गिवन होती है, न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि देखो कितनी हीट रिक्वायर्ड है जब भी आप क्या कर रहे हो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं,
तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ी, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो जब हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, तो अगर सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं तो बताइए बॉइलिंग हुआ या मेल्टिंग हुआ. तो फिर तो ये मेल्टिंग पॉइंट हुआ ना उसके मेल्टिंग पॉइंट पे. तो मेल्टिंग पॉइंट पे तो सॉलिड से लिक्विड बनता है. तो इसका मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हमें कितनी हीट देनी पड़ी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो वेपोराइजेशन किसका होता है, सॉलिड का या लिक्विड का, लिक्विड से गैस बनता है ना. तो सेम वही चीज, the amount of heat required to change the state of unit mass of substance from liquid to vapor at its melting or boiling. Now you will call it as boiling. तो अब हम लिक्विड से क्या कर रहे हैं, तो लिक्विड से गैस बना रहे हैं. तो लिक्विड से गैस बनाने में अब जो हमको लग रहा है वो होगा मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट. तो अगर मेल्ट सॉलिड, मान लो कोई भी एक सब्सटेंस था, उसे आप हीट दे रहे हो, उसमें हीट जाती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. तो जब वो मेरे पास लिक्विड बन जाएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है. तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, Q इज इक्वल टू एम एल. एम एल आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ऐसे लिक्विड से गैस बन गया तो फिर से एम एल आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. तो इसका मतलब जब जब मेरे पास, तुम्हें आपको टेम्परेचर बढ़ाना तो हीट तो देनी है, लेकिन अगर उस स्टेट की उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी तो आपको फिर से एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट या फिर लेटेंट फ्यूजन. ओके, सिंपल है. गॉट इट. तो ये हुआ हमारे पास लेटेंट हीट का फिनोमेना. तो गाइज आई होप कि हमारे पास फाइनली ये हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. ठीक है. तो हीट कैपेसिटी हुआ, लेटेंट हीट हुआ कि जब भी स्टेट चेंज होती है, तो देखो टेम्परेचर चेंज करना अलग है, स्पेसिफिक हीट और हीट मोलर हीट. लेकिन अगर मुझे स्टेट चेंज करनी हो तो लेटेंट हीट. ठीक है. तो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. सो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, पसंद की बात नहीं है. ठीक है, समझना है मेन. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर. दिस इज नॉट मी, जस्ट दी हैप्पी स्माइलिंग. ओके. तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.